देखिए स्टूडेंट्स, पिछली बार ये क्लास में हमने जो था वो वर्क के बारे में पढ़ा था ना, वर्क क्या होता है, पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, ठीक है। नाउ हम पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में, या एनर्जी के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए वर्क डन का दूसरा फॉर्म ही क्या है, एनर्जी। ठीक है, ठीक है, द वर्क बाय विच वी कैन डू वर्क। ठीक है, मतलब वो टर्म या वो एनर्जी जिसकी वजह से क्या कर पाते हैं, हम वर्क कर पाते हैं, उसी को कहते हैं। समथिंग विच कैन बी डू इज नोन एज एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी क्या होता है स्टूडेंट्स, एनर्जी ही वर्क होता है। तो ये एनर्जी क्या होता है, दो फॉर्म में हम कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, एक होता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी और एक क्या होता है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास आएगा, देखिए एनर्जी एक्वायर by particle due to its motion is known as kinetic energy। ठीक है, दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी एक्वायर by particle due to its position और configuration। ठीक है, तो अगर किसी पार्टिकल के पास मोशन की वजह से जो एनर्जी उसने गेन करी है उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। और किसी पार्टिकल ने अगर अपनी पोजीशन को चेंज करने की वजह से या कॉन्फ़िगरेशन जो उसका रियल था उसको बदलने की वजह से जो उसमें एनर्जी स्टोर हुई है वो उसकी क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम इसमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। देखिए एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m है। इनिशियल वेलोसिटी इसके पास क्या है स्टूडेंट्स, u है। फाइनल वेलोसिटी क्या है इसके पास, v। मान लेते हैं ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ था। रेस्ट से स्टार्ट हुआ मतलब u का वैल्यू कितना होगा, 0। यहाँ से यहाँ तक जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना, s। और ड्यूरिंग मोशन जो इसके पास एक्सेलरेशन कितना था, वो था a। तो फोर्स हम देख लेते हैं। फोर्स क्या होगा स्टूडेंट्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो F इक्वल टू क्या हो गया हमें। उसके बाद वर्क डन लिख लेते हैं। अब ये जो वर्क डन हम करेंगे वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का, देखिए फोर्स भी इधर लगा क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है। तो एफ एस कॉस कितना हो जाएगा, 0। एफ का वैल्यू कितना होगा, एम ए। डिस्प्लेसमेंट कितना है स्टूडेंट, एस इनटू कितना हो जाएगा, 1। तो ये एम एस आ गया। तो ये वर्क डन आ गया। और यही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा स्टूडेंट, इसकी काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि इसने ब्लॉक में क्या करा दिया है, मोशन करा दिया है। ठीक है, दिस वर्क स्टोर एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक। ये जो वर्क है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। क्लियर है। तो अब वर्क जो है हमारे पास वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर, यानी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना आ गया, MAS। अब ध्यान दीजिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s एक फॉर्मूला में याद है। v तो v है ही, u कितना है 0, 2, एक्सेलरेशन है s। तो यहाँ से s का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, v स्क्वायर बाय 2 है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गया MAS। s कितना है, v स्क्वायर बाय 2 है, या a कितना है स्टूडेंट्स, सॉरी v स्क्वायर बाय 2 है, a से कट जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, हाफ m v स्क्वायर।
काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ गया हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो वर्क डन स्टोर्ड एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। तो ये जो वर्क डन हमने इस ब्लॉक पे किया उससे इस ब्लॉक के पास क्या आ गई स्टूडेंट्स, वेलोसिटी भी आ गई, और यही वर्क डन किस में स्टोर हो जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारा फॉर्मूला कितना आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मतलब समझ लेना कि कोई पार्टिकल एम मास का है, उसकी वेलोसिटी अगर वी हो गई है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी एक होगी, वो होता है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो इसको हम रिलेट करते हैं मोमेंटम से कि काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है। तो देखिए मोमेंटम हमें पता है P इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, एम वी होता है। देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं इसमें m से मल्टीप्लाई कर देते हैं और m से डिवाइड कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी आ गया हमारे पास एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर एम वी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आ गया 2m। एम वी कितना है, P के बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना आ गया P स्क्वायर बाई 2m आ गया। ये काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड टू मोमेंटम एज बाय द फॉर्मूला के इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2m, क्लियर है। अब देखिए इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम है, और काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मास है, ठीक है। अब देखिए इफ P इज कांस्टेंट, अगर स्टूडेंट P कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी, ये तो कांस्टेंट हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा स्टूडेंट्स, मास के हो जाएगा। इसका मतलब किसी वन पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी लिखूँ तो वो लिख दूंगा m1, और किसी दूसरे पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी लिखूँ वो क्या हो जाएगा m2। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 2 प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा 1/m1 डिवाइड बाय 1/m2। तो ये चला जाएगा ऊपर, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 इक्वल टू m2/m1। समझ में आ रहा है, ओके। उसके बाद सेकेंड है इफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड इज कांस्टेंट। इसका मतलब अगर v कांस्टेंट हो गया तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। देखो v कांस्टेंट हो गया स्टूडेंट्स, अब v कांस्टेंट हो गया इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल का कंपैरिजन करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m2। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1/m2। ये हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 इक्वल टू m2/m1 हो गया, और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 इक्वल टू m1/m2 हो गया। तो देखिए इसमें रेशियो समझना है हमें कि अगर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो ये रिलेशन हम यूज़ करेंगे, अगर स्पीड कांस्टेंट होगा तो ये वाला रिलेशन हम यूज़ करेंगे, क्लियर है, ओके। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ एम वी डॉट वी, ठीक है, क्योंकि देखिए वी डॉट वी क्या हो जाएगा मॉड वी और वी के बीच में एंगल कितना होगा, सेम वेक्टर है तो एंगल 0 हो जाएगा, तो वी इंटू वी कितना हो जाएगा वी स्क्वायर, यानी वी डॉट वी हम क्या लिख सकते हैं वी स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम इस फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पास काइनेटिक एनर्जी आ गया, नोट कर लीजिए इसको। अब हम देखते हैं इसमें पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। तो इसी के बिहाफ पे पोटेंशियल एनर्जी को हम दो टाइप से बोलेंगे, एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
और एक होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा टाइप है जो बेटा स्टूडेंट 12th में आएगा। एक होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो 3 टाइप्स के ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। तो 2 को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और थर्ड जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो 12th में पढ़ा जाएगा। देखिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। देखिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम पहले पढ़ लेते हैं स्प्रिंग फोर्स के बारे में। तो देखिए स्प्रिंग फोर्स क्या होता है। मान लीजिए एक ब्लॉक है, उसको हमने स्प्रिंग से ऐसे अटैच कर रखा और एक स्मूथ सरफेस पे इसको रखा है, ठीक है। अब जैसे ही हमने इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया है तो ऐसा लगता है स्टूडेंट्स कि ये जो ब्लॉक है उस ब्लॉक को स्प्रिंग पीछे की तरफ खींच रहा है। जैसे हम इस ब्लॉक को छोड़ देंगे ये ब्लॉक क्या जाएगा, पीछे की तरफ आ जाएगा। तो ये ऐसे तो आया नहीं, इसका तो इस पर कोई फोर्स लगा होगा। तो वो फोर्स कौन सा होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है। वो ऐसे लग जाता है, FSP। क्या बोलते हैं उसको, FSP बोलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इस ब्लॉक को मैंने x के अमाउंट खींच दिया, ये ब्लॉक इधर आ गया, तो ये स्प्रिंग खिंचता हुआ ये आगे पहुंच गया ऐसे, तो ये क्या आ जाएगा, FSP जनरेट हो जाएगा। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स का, जितना आप स्प्रिंग को इस ब्लॉक को खींचेंगे उतना ही स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा। देखिए आपने इसको थोड़ा सा खींचा, छोड़ दिया तो ये यहाँ तक आया, और खींचा फिर तेजी से आएगा, और खींचेंगे फिर और तेजी से पीछे आएगा। समझ में आई बात। तो स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, x के होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाया हमने तो कांस्टेंट लगा देंगे k। और देखिए माइनस साइन इसलिए लगाया हमने कि हमने इसको खींचा इधर था और फोर्स इस पर क्या लग रहा है, बैकवर्ड साइड लग रहा है ना। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो लिख लेंगे यहाँ पे नेगेटिव साइन शोज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है स्टूडेंट्स, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो हो जाएगा कितना, kx हो जाएगा, ठीक है। यानी FSP का वैल्यू किसके बराबर आ गया, kx के बराबर आ गया। यानी k का वैल्यू किसका आ गया, FSP बाय x। फोर्स का क्या होता है स्टूडेंट्स, यूनिट न्यूटन, और x क्या है, मीटर। तो k का यूनिट जो होगा, यूनिट ऑफ k बराबर क्या आता है, न्यूटन पर मीटर। k का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, न्यूटन पर मीटर होता है। समझ में आ रहा है। तो ये हमारे पास k का यूनिट आ गया, क्लियर है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, फोर्स वर्सेस FSP वर्सेस x का, ये x है स्टूडेंट्स और ये क्या है, FSP है। तो देखिए इसका ग्राफ बनता है ऐसा। फिर देखिए y, अगर हम इसको बनाएं y और इसको लिखें -mx, तो y इक्वल टू -mx ऐसे ही बनेगा स्टूडेंट्स। y इक्वल टू प्लस mx होता तो ये वाला ग्राफ बनता, y इक्वल टू -mx है तो ये वाला ग्राफ बनेगा। अब देखिए इसमें जब हम x की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे थे तो उस केस में स्प्रिंग फोर्स क्या था स्टूडेंट्स, नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है। और जब हम x का वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं तो स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव आ रहा है। अब नेगेटिव कब होगा, अब इस वाले केस में हमने क्या किया था, इफ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड, इस वाले केस में हम स्ट्रिंग को स्ट्रेच्ड कर रहे थे। नाउ इफ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, अब स्प्रिंग को कंप्रेस्ड करेंगे, देखिए क्या होगा, ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक से अटैच्ड है। अब हमने इस पे ऐसे फोर्स लगाया तो स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस होगा, तो इसको छोड़ेंगे तो ब्लॉक किधर आएगा स्टूडेंट्स, बाहर की तरफ आएगा। इसका मतलब इस पे FSP जनरेट होगा इधर की तरफ। मान लीजिए हम ब्लॉक को यहाँ खींचते वाले, कितना खींचा हमने, x, इस पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा इधर FSP, यानी FSP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, x हो गया। यानी FSP बराबर कितना आ गया, -kx आ गया। ये स्प्रिंग फोर्स हो गया। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि चाहे आप ब्लॉक को स्ट्रेच करो या कंप्रेस करो, स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू नेगेटिव रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू को नेगेटिव रख रहा हूँ, यहाँ x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो स्प्रिंग, यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखूँगा स्टूडेंट, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इसलिए ग्राफ समझ में आ रहा है। तो ये स्प्रिंग फोर्स वर्सेस क्या है, एक्सटेंशन। यहाँ पे क्या होगा, एक्सटेंशन
और इधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कंप्रेशन। तो स्प्रिंग फोर्स वर्सेस एक्सटेंशन या स्प्रिंग फोर्स वर्सेस कंप्रेशन का ये ग्राफ है। तो समझ में आया। तो हमें यहाँ से समझ में आ गया कि स्प्रिंग फोर्स की जो वैल्यू होती है वो के एक्स होती है, माइनस के एक्स, और मैग्नीट्यूड जो होता है वो के एक्स होता है। और के को बोला जाता है यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा स्टूडेंट, न्यूटन पर मीटर। समझ में आ गया। अब देखो इसी का यूज़ करके हम पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ेंगे। अब देखिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए क्या हुआ, हमने इस ब्लॉक को एक ब्लॉक ले लिया, ठीक है। अब हमने इस पर फोर्स लगाया है, तो ये जो स्प्रिंग है थोड़ा सा स्ट्रेच हो गए, मतलब पहले ऐसे था ये। अगले ही केस में जब हमने इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया इस पोजीशन से, कितना x, तो ब्लॉक यहाँ पहुँच गया। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है स्टूडेंट्स, k। तो जैसे ही हमने इसको खींचा तो इस पर एफ एस पी ऐसे जनरेट हो गया। समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए कि इसमें जो x है ना वो वेरिएबल है। जैसे जैसे हम x बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे स्प्रिंग फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अगर मुझे वर्गडन लिखना है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे देखिए x बराबर क्या था स्टूडेंट्स, 0, x बराबर 0 था। अब उसको कितना खींच दिया हमने, x खींच दिया। तो हमसे पूछ रहा है कितना वर्गडन करना पड़ेगा। जो वर्गडन हम करेंगे वो इसकी स्प्रिंग किस में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। अब वही एनर्जी क्या कहलाएगी, इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। अब वर्क कैसे निकालेंगे हम, तो वर्क जब भी स्टूडेंट्स फोर्स वेरिएबल होता है तो हम इसमें लिख लेंगे एफ एस पी इज अ वेरिएबल फोर्स। एफ एस पी क्या है स्टूडेंट्स, एक वेरिएबल फोर्स है। यानी जो फोर्स वेरिएबल होता है उसमें अगर हमें वर्गडन निकालना होगा तो हमें उसमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें 0 से कहाँ तक करना है इसको, x, ये तो x इनिशियल है 0 और x फाइनल कितना है स्टूडेंट्स, x है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे, ठीक है। हम ऐसा मानेंगे कि ब्लॉक पहले कहाँ था, यहाँ पे था। कहाँ से कहाँ तक, x से जा करके dx एक एलिमेंट ले लिया। अब यहाँ पे जो फोर्स जनरेट हो रहा होगा वो एफ जनरेट हो रहा होगा। तो वर्गडन क्या आएगा स्टूडेंट्स, वर्गडन आ जाएगा हमारे पास फोर्स, एफ इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो एफ एस पी इंटू डी एक्स इंटू कॉस 180 डिग्री। तो डी डब्ल्यू बराबर कितना आ गया हमारे पास, माइनस एफ एस पी इंटू डी एक्स। और एफ एस पी का वैल्यू होगा कितना स्टूडेंट्स, एफ एस पी का वैल्यू ध्यान रखिएगा, अब इसमें मैग्नीट्यूड वाइज पुट करते हैं, ठीक है। एफ एस पी का क्योंकि साइन हम तो ले चुके हैं पहले, तो एफ एस पी का वैल्यू कितना हो गया, एफ एस पी का वैल्यू जो है वो हो जाएगा हमारे पास एफ एस पी बराबर माइनस ऑफ के एक्स, पुट कर दो। तो कितना है हमारे पास, माइनस ऑफ के एक्स इंटू डी एक्स। तो डी डब्ल्यू बराबर आ गया हमारे पास माइनस ऑफ के एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, और उल्टा, या तो मैग्नीट्यूड में पुट करना था ना, हमें मैग्नीट्यूड लेना होता है एफ एस में। तो के एक्स डी एक्स माइनस का आ गया, ठीक है। तो डी डब्ल्यू बराबर, यानी डब्ल्यू चाहिए हमें, तो इसको इंडिकेट करना पड़ेगा 0 से लेकर x तक, क्योंकि x इनिशियल कितना है 0, x फाइनल कितना है x। तो के एक्स डी एक्स, तो क्या आ जाएगा, के बाहर आ गया x² 2 माइनस का। तो वर्कडन टू स्ट्रेच द स्ट्रिंग कितना आ गया स्टूडेंट्स, माइनस के x² 2। ये तो वर्कडन आ गया। अब देखिए हमें पता है कि एक फॉर्मूला अभी मैं बताता हूँ आपको कि वर्कडन बाय कंजर्वेटिव फोर्स WC इक्वल टू
माइनस ऑफ डेल्टा यू होता है, यानी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है, यानी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और स्प्रिंग एक कैसा फोर्स है स्टूडेंट्स? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो स्प्रिंग एक कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसका वर्क डन हमने लिख लिया कितना है, माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस यू फाइनल माइनस प्लस यू इनिशियल। अब यहाँ पे जब स्प्रिंग क्या होता है अनस्ट्रेच्ड स्टेट में, व्हेन स्प्रिंग इज इन अनस्ट्रेच्ड स्टेट, तो यू इनिशियल का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स? 0। कोई स्टोरी नहीं होगा पोटेंशियल क्योंकि अनस्ट्रेच्ड स्टेट में है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 0। यानी यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो 0 होगा, यहाँ कितना होगा? 0। और यू फाइनल का वैल्यू हमें चाहिए, तो माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाता है? माइनस ऑफ यू फाइनल प्लस 0, इससे कट जाएगा तो यू फाइनल का वैल्यू कितना आ गया? हाफ के एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया? तो ये हमारे पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गया, दैट इज यू एफ इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया? तो दिस इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। समझ में आ रहा है? ओके तो देखिए इसमें एक फॉर्मूला हमारे पास ये नोन आ गया कि डब्ल्यू सी इक्वल टू माइनस डेल्टा यू क्या होता है, और दूसरा एक बात आया हमारे पास वर्क डन बाय सी, दैट इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। डब्ल्यू सी क्या बोलते हैं इसमें? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको आपको नेक्स्ट अभी समझा देता हूँ कि क्या ये चीज़ें हैं। तो एक फॉर्मूला आप याद रखने के लीजिएगा कि अगर एक ब्लॉक से अगर हमने एक मास कनेक्ट स्प्रिंग से एक मास कनेक्ट कर रखा है, उसको अगर हमने एक्स डिस्प्लेस कराया तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है स्प्रिंग में वो कितना स्टोर हो जाता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्स इज द एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन द स्ट्रिंग। एक्सटेंशन में भी ये होता है स्टूडेंट्स और कंप्रेशन में भी यही होता है। ठीक है, तो मैं पहले आपको इसको समझा देता हूँ कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव बारे में, फिर मैं उसमें आपको एक्सटेंशन और कंप्रेशन में कैसे सेम आता है ये भी समझाऊंगा। देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। कंजर्वेटिव फोर्स, देखिए कंजर्वेटिव फोर्स स्टूडेंट्स ऐसे फोर्स होते हैं जिसमें जो वर्क डन होता है वो ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें मैं बताता हूँ आपको, लिख लेते हैं कंजर्वेटिव फोर्स in which work depends on initial and final position only. It does not depends, it मतलब work done does not depends on path in case of conservative force। तो ध्यान रखिए कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जिसमें वर्क डन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, और जिस रास्ते से हम उस पार्टिकल को लेके जा रहे हैं, तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है तो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। एग्जांपल इसके होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के, एक तो होता है ग्रेविटी, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, दो चार्जेस रखे होते हैं ना डिस्टेंसेस पे, तो उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स भी एक तरह का कैसा होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो ग्रेविटी फोर्स दैट इज mg, स्प्रिंग फोर्स दैट इज fsp, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज fe। ये जो होते हैं ये तीनों फोर्स किस कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट्स? कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इसमें वर्क डन जो होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, ये किस पाथ से हम ऑब्जेक्ट को लेकर जा रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो एग्जांपल से देखो मैं आपको समझाता हूँ इसके एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए ये तो है उसका फाइनल पोजीशन, ये है इसका इनिशियल पोजीशन।
अब ये इनिशियल पोजीशन हो गया और ये क्या हो गया, फाइनल पोजीशन हुआ। ये हाइट कितना है स्टूडेंट्स, ये हाइट है h, ठीक है। ये स्टेट्स बना रखी है, इनकी जो हाइट है इंडिविजुअल स्टेट्स की वो h1 h2 और h3 है। और इतना हम श्योर है कि h1 प्लस h2 प्लस h3 बराबर किसके होगा, h के होगा, है ना। ये हाइट प्लस ये हाइट प्लस ये हाइट बराबर पूरी हाइट हो जाएगी, ठीक है। एक ब्लॉक है स्टूडेंट्स यहाँ पे m मास का, उस ब्लॉक को हम यहाँ से यहाँ पहुँचाना चाहते हैं। ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन है। तो देखिए इसके कई रास्ते हैं। एक रास्ता तो ऐसा कि हम स्ट्रेट से चलें ऐसे, एक रास्ता स्टूडेंट्स ऐसे डायरेक्ट, कितना एंगल है थीटा, ऐसे हम लेके जाएं। एक रास्ता ये हो गया, तो ये हम इसको बोल देते हैं पाथ 1। इस स्ट्रेट से लेके चलेंगे तो इसको हम बोल दिए थे पाथ 2, और एक हम ऐसे लेके चलेंगे, ये हो गया हमारे पास पाथ 3। हमें क्या निकालना है, वर्क डन बाय mg, ठीक है। हम हर केस में क्या कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो देखिए वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं यहां से मूव करा रहा हूं, बाय, पहला है बाय पाथ 1, बाय पाथ 1 हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। पाथ 1 मतलब ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अब देखिए ये m है, तो डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा स्टूडेंट्स, mg साइन थीटा। ये तो इस पर फोर्स लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, तो मान लेते हैं इंक्लाइंड प्लेन का लेंथ कितना है स्टूडेंट्स, l है। इंक्लाइंड प्लेन का लेंथ कितना है, l है। तो देखिए फोर्स इधर है mg साइन थीटा, देखिए इधर तो नॉर्मल होगा और इधर क्या आएगा mg कॉस थीटा। तो ये तो वर्क नहीं करेंगे क्योंकि नॉर्मल और mg कॉस थीटा इस डिस्प्लेसमेंट के इंक्लाइंड प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर होगा तो उनका वर्क डन क्या होगा, 0। तो वर्क डन सिर्फ किसका होगा स्टूडेंट्स, mg साइन थीटा का होगा, ठीक है, ओके। अब mg साइन थीटा का वर्क होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना है स्टूडेंट्स, l। तो वर्क डन जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपवर्ड, फोर्स लग रहा है इस पर डाउनवर्ड, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 1 लिख लेता हूँ बाय पाथ 1। तो mg साइन थीटा, तो फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इसका l इंटू कॉस 180 डिग्री, तो माइनस mg साइन थीटा इंटू l, ठीक है। अब साइन थीटा का वैल्यू देखिए लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो W1 बराबर हो जाएगा माइनस mg साइन थीटा इंटू l। परपेंडिकुलर कितना है h, हाइपोटेन्यूस कितना है l, सॉरी l आएगा इंटू h अपॉन l से l कट गया, तो W1 कितना गया स्टूडेंट्स, mg h। तो अगर हम इंक्लाइंड प्लेन से ले आते हैं तो वर्क डन कितना हो रहा है स्टूडेंट्स, mg h माइनस का, ओके, वर्क डन बाय द ग्रेविटी। नाउ सेकंड केस में ले रहा हूं बाय स्टेयर्स, बाय स्टेयर्स, दैट इज पाथ 2। तो पार्ट 2 से देखिए mg क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, डाउनवर्ड लग रहा है। देखो ये होगा स्टेयर्स, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ये h1 है, ये h2 है और ये h3 है। अब देखिए ब्लॉक यहाँ चल रहा है, mg क्या लग रहा है, डाउनवर्ड, यहाँ से ऐसे चल रहा है, यहाँ पहुँचा mg क्या लग रहा है, डाउनवर्ड, फिर यहाँ है mg क्या लग रहा है, डाउनवर्ड, यहाँ पहुँचा mg क्या लग रहा है, डाउनवर्ड, यहाँ पहुँचा mg क्या लग रहा है, डाउनवर्ड, यहाँ पहुँचा mg क्या लग रहा है, डाउनवर्ड, ठीक है। तो जब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो देखिए डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, mg इधर लग रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना आ गया, 90। और जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डाउनवर्ड, सॉरी फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, अपवर्ड। तो एंगल कितना होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे थीटा हुआ 90, यहाँ पे थीटा हुआ 180 डिग्री। इसी तरह फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो थीटा कितना हो गया 90, फोर्स डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, थीटा कितना हो गया 180। इस केस में थीटा बराबर क्या हो गया 90, इसमें थीटा बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, क्लियर है। तो यहाँ वर्क डन 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, बाय पार्ट 2 जाएगा माइनस mg h1, फिर यहाँ 0,
देखो 0 माइनस एम जी एच वन, फिर इसमें कितना हो जाएगा 0, फिर कितना हो जाएगा माइनस एम जी एच टू, फिर हो गया 0 प्लस कितना हो गया एम जी एच थ्री, सॉरी माइनस का। ठीक है, अब देखिए माइनस एम जी कॉमन ले लो, एच वन प्लस एच टू प्लस कितना आ गया एच थ्री, तो डब्ल्यू टू बराबर कितना आ गया माइनस एम जी एच, क्योंकि एच वन प्लस एच टू प्लस एच थ्री किसके बराबर है स्टूडेंट्स, एच के बराबर है। ठीक है, तो दूसरे पाथ से भी, तीसरे पाथ से हम ऐसे आए और फिर ऐसे चले गए, तो बाय पाथ थर्ड, तो देखिए हम ऐसे आए ऐसे चले गए, यहाँ पहुँच गए, कितनी हाइट है एच, एम जी का लग रहा है डाउनवर्ड, तो फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, यहाँ पे एम जी लग रहा है डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट उधर कितना हो गया 90 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक तो कितना हो गया 0, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया स्टूडेंट्स एम जी एच, तो वर्क डन बाय एम जी इन पाथ थ्री कितना आ गया एम जी एच। तो देखिए W1 बराबर क्या आ रहा है, W2 बराबर क्या आ रहा है W3, तीनों ही पाथ से वर्क डन का वैल्यू क्या आ रहा है सेम आ रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि एम जी जो फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तीनों ही केस में वर्क डन क्या है सेम आया है, तो ये डिपेंड नहीं करता आप किस रास्ते से इसको लेके चल रहे हो। ठीक है, इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो इनिशियल और फाइनल में डिस्प्लेसमेंट कितना है स्टूडेंट्स एच का है, ये इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन इसकी ये है ब्लॉक की, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है एच, तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे तो डिपेंड करता है वर्क डन, बट किस पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए ग्रेविटी को हम क्या बोलेंगे एक कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आया, तो इन द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्लियर है, ओके नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। देखिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें जो वर्क डन होता है डिपेंड्स करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे, और ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पाथ। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, और प्लस किस पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स, पाथ पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो वर्क डन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पाथ, तो पाथ पे भी डिपेंड करेगा और इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा। कैसे, देखिए मान लीजिए एक मैंने रफ, ये क्या है हॉरिजॉन्टल टेबल है, ये देखिए ए है और ये क्या है डी, बी सी, ये इनिशियल है और ये क्या है स्टूडेंट्स फाइनल है। हॉरिजॉन्टल टेबल है मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल पे ऐसे रखा हुआ। हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉक को यहाँ से मूव करा रहे हैं, वो इस रास्ते से लेके जाएंगे ऐसे, फिर लेके जाएंगे ऐसे, और फिर लेके जाएंगे ऐसे, और एक लेके जाएंगे इसको ऐसे। समझ में आ रहा है, ये स्क्वायर बोर्ड है, मान लीजिए डिस्टेंस कितना है सब कर दीजिए। तो ये वाला रास्ता जो होगा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी टू सी टू डी, इसको तो हम बोलेंगे पाथ वन, ये पाथ वन हो जाएगा। और ए टू डी, वर्क डन फ्रॉम ए टू डी, ये जो होगा स्टूडेंट्स पाथ टू। समझ में आया, ये पाथ टू हो जाएगा। अब म्यू जो है वो कितना है, म्यू इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है,
इस ब्लॉक का मास कितना है स्टूडेंट्स, m मास है। अब देखिए जब हॉरिजॉन्टल टेबल पे हम इसको आगे लेके जाएंगे, ब्लॉक मान लीजिए यहाँ पे आ गया तो फ्रिक्शन इस पर किधर लग जाएगा, पीछे। जब इधर आगे लेके जाएंगे तो फिर फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे। फिर यहाँ ले गए तो भी फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे। तो बाय पाथ 1 ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल जो होते हैं वो होता है एक फ्रिक्शन, एक होता है विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी वगैरह ना, विस्कस ड्रैग। ठीक है, ये आगे आप चैप्टर में पढ़ेंगे, फ्रिक्शन के बारे में आप जानते हैं, ये आगे आपके है ना। अब देखिए बाय पाथ 1 मतलब इस रास्ते से हम लेके जा रहे हैं, तो वर्क डन बाय पाथ 1 मतलब 1, वर्क डन फ्रॉम A to B प्लस वर्क डन फ्रॉम B to C प्लस वर्क डन फ्रॉम C to D। तो A to B में देखिए फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, फ्रिक्शन होगा क्या, नॉर्मल लगेगा अपवर्ड, डाउनवर्ड क्या होगा mg। तो नॉर्मल का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, नॉर्मल का वैल्यू mg के बराबर हो जाएगा। और फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, म्यू इंटू एन, तो म्यू नॉर्मल कितना mg, तो ये फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया म्यू mg। ठीक है, अब उसके बाद देखिए फ्रिक्शन तो लग रहा है पीछे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, तो A to B कितना हो जाएगा, माइनस म्यू mg, तो हो गया फ्रिक्शन। डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका d, सॉरी ठीक है, और एंगल कितना आ जाएगा 180 डिग्री। इसी तरह यहाँ भी थीटा कितना है स्टूडेंट्स, 180 डिग्री, यहाँ भी थीटा कितना है 180 डिग्री, क्योंकि फोर्स लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर भी थीटा कितना है 180 डिग्री। तीनों केस में फोर्स का वैल्यू सेम है, म्यू mg, डिस्प्लेसमेंट सेम है। ठीक है, तो हर किसी में क्या कर देंगे, म्यू mg d cos 180 डिग्री प्लस म्यू mg d cos 180 डिग्री, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स, माइनस 3 म्यू mg d। तो ये तो बाय पाथ 1 आ गया। बात 2 में देखिए ब्लॉक कैसे लगा रहे हैं, फ्रिक्शन लग जाएगा ब्लॉक के पीछे, डिस्प्लेसमेंट आ आगे, तो बाय पाथ 1 सॉरी पार्ट 2 बोला हमने इसको, वर्क डन फ्रॉम B to D डायरेक्ट, वो हो जाएगा हमारे पास म्यू mg, ये हो गया फोर्स फ्रिक्शन का, डिस्प्लेसमेंट टू कॉस 180 डिग्री कितना आ गया, माइनस म्यू mg। देखिए वर्क डन बाय पाथ 1 इज नॉट इक्वल टू वर्क डन बाय पाथ 2। तो पाथ 1 का जो वर्क डन है वो 2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन इस पाथ डिपेंडेंट, अगर अलग अलग पाथ से आप लेके जाएंगे तो वर्क डन का वैल्यू क्या आने वाला है स्टूडेंट्स, अलग अलग आने वाला है। तो ये इनिशियल और फाइनल पे तो डिपेंड कर ही रहा है, साथ में ये पाथ पे भी डिपेंड कर रहा था। बट कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आ रहा है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए एक और हम इसमें देखना चाहते हैं, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखिए एक बात इसमें ध्यान रखिएगा हमेशा, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। ध्यान रखना कि पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन ही क्या करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से ही पोटेंशियल होता है, या पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होता है। जैसे हमने पिछले टॉपिक में हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, तो हमने उसमें स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ा था। स्प्रिंग फोर्स से हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, वो भी एक कैसा था, कंजर्वेटिव फोर्स था। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही किसके लिए होता है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कभी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होता। इसके बाद फ्रिक्शन के लिए कभी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी और हम फोर्स में रिलेशन देखना चाहते हैं। तो देखिए वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए इसमें जो रिलेशन होता है वो F इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर आता है।
ठीक है, ये रिलेशन होता है फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का। F इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर। अब देखिए आता कैसे है ये, तो देखिए ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है, ये फोर्स लगाया हमने, इस पे स्प्रिंग फोर्स जनरेट हो गया ऐसे, ठीक है, तो x डिस्प्लेस कराया हमने ना, यहाँ से इसको x डिस्प्लेस कराया। तो होगा क्या इसमें, देखिए स्टूडेंट्स, है ना, तो यहाँ से एफ लगना स्टार्ट हो गया था, तो वर्क डन जो हो जाएगा इसमें F इंटू डी एक्स इंटू कॉस कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और वर्क डन जो होता है वो F इंटू डी एक्स इंटू कितना हो जाएगा, -1, तो F इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ऑफ, ये डी डब्ल्यू आया, स्मॉल वर्क डन लिख रहे हैं, तो F जो हो गया वो माइनस ऑफ डी डब्ल्यू बाय क्या होता है, डी एक्स। और वर्क डन अगर हमने इस ब्लॉक को स्ट्रेच या कंप्रेस किया है तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया है वो किसके हो जाएगा बताओ, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है वो वर्क डन के बराबर हो जाएगा, यानी F इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। ये तो x था, तो यहाँ हमने क्या लिखा है स्टूडेंट्स, माइनस डी यू बाई डी आर, तो r क्या हो सकता है y, अगर y में करते तो डी यू बाई डी वाई आता, z में करते तो डी यू बाई डी जेड आ जाता। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, F इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स आई कैप माइनस डी यू बाई डी वाई जे कैप माइनस डी यू बाई डी वाई डी जेड के कैप, ठीक है। तो अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो स्टूडेंट्स r की जगह पे हम x, y और z लिख सकते हैं, और इसमें तीनों कंपोनेंट इन्वॉल्व कर सकते हैं, i भी कर सकते हैं, j भी कर सकते हैं और k भी कर सकते हैं। अब मान लिया x में हो रहा होगा सिर्फ तो y और z 0 हो जाएगा, और y में हो रहा होगा तो x और z 0 हो जाएगा, z में हो रहा होगा तो x और y दोनों 0 हो जाएगा, समझ में। तो ये हमने फोर्स का फॉर्मूला डिराइव किया है, और ये जो डी यू बाई डी एक्स है इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स पार्शियल डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, F इक्वल टू कितना होता है, माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर। तो F इक्वल टू देखो माइनस डी यू बाई डी आर आया, तो डी यू बराबर कितना होता है स्टूडेंट्स, माइनस एफ डी आर, और F इंटू डी आर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो ध्यान रखना डी यू, तो अगर इसको हम डेल्टा यू लिखाएं तो डेल्टा यू बराबर माइनस ऑफ डब्ल्यू सी हो गया, और डेल्टा यू होता है स्टूडेंट्स यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। डेल्टा यू मतलब चेंज इन पोटेंशियल, इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है वर्क डन माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आया? तो यहीं पर आज इसको स्टॉप करते हैं, ताकि अगली क्लास में हम इसको देखेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? थैंक यू।